तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 है। बट अगर आप फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहो क्लास 10th को तो ये चैप्टर 1 हो जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। फिर सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें जो सिंबल, बहुत तरह के सिंबल होते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर का वन ऑफ द फेमस कॉन्सेप्ट जिसे ओम्स लॉ कहते हैं उसमें आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे। ओम्स लॉ V = IR में R रेसिस्टेंस क्या होता है। फिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद रेसिस्टेंस वर्सेस रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को देखेंगे कि कैसे हम सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं, कैसे हम पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं, और तो और घर पर हम कैसे कौन से कनेक्शन में यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। फिर उसके बाद चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने के बाद फिर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीटिंग इफेक्ट होता है उससे क्या क्या कौन कौन से डिवाइस होते हैं। फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देखेंगे, और जो छोटे मोटे एप्लीकेशंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आगे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं इसको पहले समझेंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं हम। तो चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहले इंट्रिंसिक वर्ड को समझते हैं। इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी बॉडी है उसका इंटरनल प्रॉपर्टी को हम क्या कह देंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो कोई और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक डस्टर है, एक मार्कर है। ठीक, मान लेते हैं इस मार्कर पर चार्ज है कुछ, ठीक है, और इस डस्टर पे भी कुछ चार्ज है। तो ये दोनों बॉडी पे अगर चार्ज हो, ठीक, तो ये पहला वाला अगर मार्कर हम देख ले, मार्कर क्या करेगा, इस बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, है ना। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का। ठीक है, मैटर किसे कहते हैं, एनीथिंग विच हैव स्पेस एंड ऑक्यूपाई, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, हर वो चीज जिसके पास खुद का मास हो और कोई स्थान घेरे उसे हम मैटर कह देते हैं। तो चार्ज होता है मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके कारण ऑब्जेक्ट को वह तो रिपेल करेगा, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो वो रिपेल करेगा वह या अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो चार्ज का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज ए intrinsic property of a body due to which it's attract or repel another body या another charge। ठीक, फिजिक्स में बॉडी मीन्स ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसे हम स्टडी कर रहे हो। ठीक है, फिजिक्स में बॉडी या ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है पार्टिकल विच इज अंडर द ऑब्जर्वेशन या अंडर द स्टडी। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है फिजिक्स में, या उसे हम बॉडी भी कह देते हैं। जैसे इस मार्कर का एग्जांपल लिया कि ये एक चार्ज बॉडी है, तो ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक, तो इसे हम ऑब्जेक्ट या बॉडी कह देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर हम यूनिट देखें,
अच्छा, यूनिट किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यूनिट किसे कहते हैं, जिसमें हम कोई भी चीज़ को मापें। जैसे अगर आपके पास छोटा वाला स्केल हो, जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता ही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको कहीं मार्केट जाने को कहा जाए घर से कि जाइए मार्केट, मार्केट जाइए और 2 केजी टमाटर लाइए, तो यहाँ पे देखिए टमाटर को हम किस में माप रहे हैं, टमाटर का जो मास है उसे हम किस में माप रहे हैं, केजी में, ठीक है। उसी तरह आलू को केजी में, दूध को लीटर में। तो ये जो मापते हैं कोई भी चीज़ को, उसी को हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं, ठीक। तो चार्ज का एक एसआई यूनिट होता है। एसआई किसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब जो पूरे विश्व में चले, ठीक है। जैसे केजी जो है, केजी ये मास का यूनिट है। ये किसका यूनिट है, मास का यूनिट। ये पूरे विश्व में चलता है, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाओ, मास का यूनिट क्या होगा, केजी ही होगा, जो पूरे विश्व में एक रूप से चलेगा, पूरे वर्ल्ड में एक रूप से चलेगा। तो ऐसे ऐसे यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में चले, ठीक है, उसी को हम कह देते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट किया जाए, ठीक, पूरे विश्व में चले। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में हर राजा का अलग अलग यूनिट हुआ करता था, जिसके कारण व्यापारियों को दिक्कत होते थे। इसीलिए सब ने मिलकर इसका समाधान कैसे निकाला, एसआई यूनिट कर दिया। अच्छा, ये सबसे पहले किसने फिक्स किया था, एसआई यूनिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने लाया था? अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो नेपोलियन बोनापार्ट्स, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट्स ने एसआई यूनिट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, और अभी जो हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक है चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। आई होप आपको एसआई यूनिट का मीनिंग समझ में आ गया हो। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, अगर हम चार्ज के एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो उसे हम कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं, कूलाम। इसका सिंबल होता है सी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम। इसका सिंबल होता है कैपिटल सी, ठीक है। इसी तरह चार्ज का सिंबल होता है क्यू, कैपिटल क्यू, या स्मॉल क्यू से भी इसे कई बार हम लिख देते हैं। तो चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, ठीक है। चार्ज दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज का अगर हम बात करें तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए, चार्ज के टाइप के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। तो चार्ज 2 तरह के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अभी समझते हैं और चार्ज के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट, उसके बाद फिर हम इस टाइप को और डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो क्या बेसिक पॉइंट्स है या क्या की पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम कुछ अभी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद फिर हम चार्ज के टाइप ऑफ चार्ज जो हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो की पॉइंट क्या है हमारा, की पॉइंट्स, ठीक है। चार्ज क्या करता है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक, ये प्लस क्यू चार्ज है, मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मास है, कोई बॉडी है, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। इसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे फोर्स इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक। अच्छा, अगली बात है, पहला पॉइंट तो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कॉज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा पॉइंट ये है अपने पास, ये है कि चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कैसे चार्ज होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर लूज करेगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है चार्ज कैसे होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, ठीक है, या फिर लूज करेगा, ठीक है। अगर आपको पता हो तो कोई भी एटम कैसा दिखता है, बीच में होते हैं न्यूक्लियस, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी
ऑब्जेक्ट पे चार्ज होने के कारण। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर अभी इसने लूज किया, ठीक है, दूसरा कोई एटम है उसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो उस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर आप कोई नेगेटिव चीज को ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, आप भी नेगेटिवली चार्ज हो जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहां पे हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है चार्ज कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल चार्ज, ठीक है, ऑब्जेक्ट कब चार्ज होगा, व्हेन इट्स लूज इलेक्ट्रॉन और गैन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इलेक्ट्रॉन को ये वाला मान लेते हैं सोडियम का एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है बीच में, ठीक, सोडियम का एटम है, ठीक, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1। यह आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सोडियम मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो लूज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2,8। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम कैसा बन जाएगा, Na+। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब मान लेते हैं ये सोडियम तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो लूज हुआ इलेक्ट्रॉन जो अभी खो गया था इससे, वो चला गया क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था, 2,8,7। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 17। ठीक है, 2,8,7। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, बोलेगा भैया दे दीजिए हमको 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, तो उस क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2,8,8। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आया तो गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आप नेगेटिव चार्ज को गैन कर रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज को गैन करोगे तो आप पे भी कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा यहाँ पे, Cl-। तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, अगला पॉइंट लिखिएगा, गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना था। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग अभी देख चुके हैं। कितने टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन से तरह के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो अभी हम कुछ इनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज 2 तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, when object loses its electron then it's become positively charged। ठीक है, वो कैसा बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज।
अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो वो कैसा बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, when an object gain electrons then it's become negatively charged। अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गैन करे तो वो कैसा बनेगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगा। ठीक है, अब चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, तो यहां तक पॉज करके आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है, इसके बाद हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो चार्ज कितने तरह के होते थे, दो तरह के। ठीक, कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते थे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज किसको, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गैन करे, कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गैन करे तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, रिपेल मीन्स एक दूसरे को दूर भेजना। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम यहाँ। ठीक, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कुछ फोर्स लगाएगा और एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, ये फोर्स कौन सा होता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है FE, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दो मास, अगर कोई दो मास रहे तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो लाइक चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स एक दूसरे को रिपेल करता है। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हो, मान लेते हैं इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों फिर से क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक, अब दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लीजिए कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, फोर्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अभी बताया ना, चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसी तरह दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पास खींचने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, डेली लाइफ में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेली लाइफ में हम कैसे चार्ज को देखते हैं। ठीक, उससे पहले यहाँ तक पॉज करना है, इसे लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक, तो इसे मैं क्लीन कर देता हूं। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और लिखा होगा। अगर आप बात करो डेली लाइफ में चार्ज को देखने के, अगर आप बात करो डेली लाइफ में चार्ज को देखने का, तो आपके पास पेन होगा जिससे अभी आप लिख रहे होंगे। ठीक, उसे क्या करना है, एक पहले तो पेपर लेना है। ठीक है, कॉपी का एक पेज लेना, उससे छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े काट कर नीचे जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे रख देना है। फिर
ट्राई करना है अपने पेन से उसे अट्रैक्ट करने का, मतलब उठाने का, उस पेपर को ज़मीन से उठाने का। वो पहले तो नहीं उठेगा, बट जब आप ड्राई हेयर में उसे रफ करोगे तब वो उठेगा। ऐसा इसीलिए होता है कि रफ करने से क्या होता है, इस पे जो चार्ज है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, चार्ज एक्टिवेट हो जाता है, कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाता है और हेयर से कुछ चार्ज इसमें आ जाता है, तो इस बॉडी पे कुछ चार्ज आ जाता है। ठीक, अब चार्ज होने के कारण उस पेपर पे भी कुछ चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझे बात को, पेपर पे भी कुछ चार्ज है, और जब हम रफ करेंगे तो पहले तो ये न्यूट्रल बॉडी था हमारा, ये न्यूट्रल बॉडी था और हेयर भी न्यूट्रल था, तो रफ करने के कारण क्या हुआ, इस पे कुछ चार्ज हेयर का ट्रांसफर हुआ और इसका चार्ज कुछ हेयर पे ट्रांसफर हुआ, तो इस पे ओवरऑल कुछ चार्जेस आ गए। ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा, पेपर वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो वो पेपर इस पेन की तरफ अट्रैक्ट होगा। समझे बात को, तो ये कुछ डेली एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ के जिसमें हम चार्जेस को देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपने महसूस किया होगा कि ठंड के दिन में जब आप सो के उठते हो तो आपके हेयर जो है, जब आप रजाई या कंबल में होते हो तो क्या होता है, हेयर थोड़े खड़े हो जाते हैं, इसमें भी चार्ज ही होता है। ठीक है, चार्ज डेली लाइफ में मैं समझाता हूँ कैसे इसमें चार्ज हमें देखने को मिलता है। ठीक, हाँ, पहले तो हमारा कंबल जो होता है वो न्यूट्रल होता है और हेयर भी न्यूट्रल होता है, लेकिन सोने के दौरान ये रफ होते हैं तो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो चार्ज के ट्रांसफ़र के कारण ये हेयर जो है हमारा वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। ठीक है, अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो इसीलिए ये खड़ा हो जाता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हुए और बात करते हैं कि चार्ज के कुछ बेसिक्स की फीचर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से की फीचर्स होते हैं चार्ज के, ठीक, उस पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग की फीचर्स को देखते हैं, की फीचर्स ऑफ चार्ज। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ चार्ज। क्या होता है, नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का कैसा नेचर होता है, तो चार्ज का दो ही तरह का नेचर होता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, चार्ज का कैसा नेचर होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो और या फिर नेगेटिव चार्ज हो। इसमें भी हमने क्या देखा कि लाइक चार्जेस रिपेल each other, whereas unlike charges attract each other. Unlike charges attract each other. ठीक है, लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्जेस रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। ठीक, दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। दूसरे चीज पे हम बात करते हैं, उससे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन neither be created nor be destroyed, it can transform from one form to another form। या आइंस्टाइन ने जो कहा था E = mc², उसका मीनिंग क्या होता है कि एनर्जी को हम मास में बदल सकते हैं और मास को हम एनर्जी में बदल सकते हैं। ठीक है, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बस उसके रूप को एक रूप से दूसरे रूप में जा सकते हैं। तो एनर्जी को हम मास में कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कर सकते हैं, यही कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। ठीक, उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। दूसरा अपना जो की फीचर है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Charge can neither be created nor be destroyed। ठीक है, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड from one body to another। ठीक है, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। ठीक है, इसी में एक पॉइंट नोट करने के लिए है, कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, समझाता हूं। मान लीजिए ये आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, इसमें एक सिस्टम है, सिस्टम मीन्स एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, ठीक। इसे हमने सिर्फ इसी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो, उसे हम क्या कह देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, हमेशा कंजर्व होने वाला है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम is always remain constant। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, Na+ और Cl-, ठीक है। Na+ कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, Cl- कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो Na+ देखिए कितना चार्ज को लूज किया, लूज करने पर ही तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को। देखिए ये चार्ज क्या है, कंजर्व है, ठीक है। ये गेन किया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये लूज किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अभी हम तीसरे की फीचर्स के तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को करना है पॉज, लिखना है अपने नोट्स को और फिर आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें। तीसरे की फीचर्स की तरफ चलते हैं। अभी हमारा तीसरा की फीचर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है, देखिए अगर आप कभी सीढ़ी पे चढ़े हो तो सीढ़ी कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। एक स्टेप पे चढ़ोगे, दूसरे पे चढ़ोगे, फिर तीसरे पे चढ़ोगे, फिर चौथे पे चढ़ोगे, है ना, ऐसा कुछ होता है। ये ग्राउंड है अपना, ठीक। ये सीढ़ी है, एक स्टेप पे चढ़े, पहले सीढ़ी पे, दूसरे सीढ़ी पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, ठीक, छठे पे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले से दूसरे पे पहुंच गए, दूसरे से पांचवें पे पहुंच गए, फिर छठे पे पहुंचे, ठीक। या फिर डायरेक्ट आप एक से छठे पे भी पहुंच गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक से 1.1 पे पहुंच जाओ, ठीक है। 0 से आप 1.1 सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, ऐसा कोई सीढ़ी एग्जिस्ट नहीं करता है। या फिर 1 से 2.5 पे पहुंच गया, ऐसा कोई सीढ़ी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक के बाद हम 2 जाएंगे, 2 के बाद 3 जाएंगे, 3 के बाद 4 में हम जाएंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक डिस्क्रीट पैकेट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक डिस्क्रीट पैकेट। मैं समझाता हूं क्या होता है डिस्क्रीट पैकेट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक डिस्क्रीट पैकेट है। अभी समझाता हूं डिस्क्रीट पैकेट क्या है। जैसे आपने देखा ना सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी में क्या था, 1 2 3 4 5 6,
हम 1 के बाद 2 में जाएंगे, 2 के बाद 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, या 1 के बाद 3 पे भी जा सकते हैं, या 1 से 4 में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है 1.1 में चले जाएंगे या 2.5 में चले जाएंगे या 3.2 में चले जाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते। तो 1 के बाद जो 2 में जाना होता है या 1 के बाद जो 3 में जाना होता है, एक एग्जैक्ट नंबर पे जाना होता है, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब कोई फिक्स नंबर पे है। ऐसा नहीं है कि 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डिस्क्रीट पैकेट। डिस्क्रीट मीन्स जो कंटिन्यूअस ना हो, कोई फिक्स नंबर पे हो, डिस्क्रीट। हम लोग देख रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सीढ़ी हो, ठीक है, वो कंटिन्यूअस ना हो। कंटिन्यूअस कैसा हो जाएगा? ये स्लोप। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई सीढ़ी में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 4 पे या 5 पे। ठीक है, ऐसे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई, अगर हम इसे 1 फिक्स करते हैं तो ये पॉइंट, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस हो गया और ये डिस्क्रीट हो गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्क्रीट पैकेट। ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये 1.0, 1.1, 1.2 ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें कैसा कॉन्सेप्ट होता है कि 1 के बाद हम 2 में जा सकते हैं, 2 के बाद हम 3 में जा सकते हैं, 3 के बाद हम 4 में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रीट के बारे में हम और बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, या स्मॉलेस्ट यूनिट। यूनिट तो हमने देखा था कूलम होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अगर चार्ज हम बात करें तो वो कितना हो जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो ये याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये C क्या है? कूलम। ठीक है, कूलम क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम 1 से इंटू करेंगे तो ये इतना ही रहने वाला है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज याद रखना है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिस्क्रीट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज इज इक्वल टू NE। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, और ये n क्या हो जाएगा? n कोई इंटीजर होगा। n क्या होगा? कोई इंटीजर होगा। इंटीजर किसको कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता रहे। जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है और नेगेटिव भी इंक्लूड होता है। ठीक है, -1, -2, -3 इस तरह वाले जो नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपको बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना है। Q इज इक्वल टू NE। Q क्या होता है? चार्ज होता है। Q क्या होता है? चार्ज होता है। N क्या होता है? कोई इंटीजर हो गया। ठीक है, इंटीजर का मान कितना हो सकता है? 0, 1, 2, 3 होल नंबर और उसका नेगेटिव। ठीक है, नेचुरल नंबर का नेगेटिव। ठीक है, और E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा यहाँ पे, E हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अभी इस पे हम और बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले अभी जो हम की फीचर्स डिस्कस कर रहे थे उसको आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करके देखने वाले हैं। तो अगला है कि कोई भी मान लीजिए आपके पास चार्ज है तो आप उसे कैसे ऐड करोगे। ठीक है, मान लेते हैं एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें हम कैसे चार्ज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में। चौथा अपना की फीचर्स है एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में
एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। हम चार्ज को कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक सिस्टम है, ठीक। इस पे कैसा चार्ज है, +3 कूलाम का चार्ज है। इस पे कैसा चार्ज है, -2 कूलाम का चार्ज है। इस पे कैसा चार्ज है, 1 + 1 कूलाम का चार्ज है। तो अगर हमें Q1 Q2 Q3 सारे चार्ज जोड़ने हैं, Q नेट निकालना है, चार्ज को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, Q1 Q2 + Q, ठीक है। Q नेट मतलब चार्ज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला +3 कूलाम, दूसरा -2 कूलाम, फिर तीसरा +1 कूलाम। ये कितना हो जाएगा, 4 कूलाम -2 कूलाम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, +2 कूलाम, ठीक है। ये होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम कैसे ऐड करते हैं, चार्जेस आर एडेड एल्जेब्राइक एडिशन होता है इसमें, ठीक है। एल्जेब्रिक एडिशन हम इसमें करते हैं, ठीक है। एल्जेब्रा में करते हैं ना, 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 3 हो जाता है, 3 + 4 कितना हो गया, 7। तो उसी तरह इसमें भी साइन के साथ ऐड करते हैं हम लोग, मतलब करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं चार्ज का चार्ज कैसे होते हैं, स्केलर या वेक्टर। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर पाए उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो चार्ज क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज have only magnitude, have only magnitude, no direction, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसका, ठीक है। have only magnitude, no direction, therefore अगर किसी का सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो तो हम उसे क्या कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। therefore it is called स्केलर क्वांटिटी। इसे हम क्या कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी का हो जाता है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूं, अगर आप भूल गए होंगे तो। स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, चार्ज Q = 3 कूलाम, +3 कूलाम, -3 कूलाम। तो ये 3 जो है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, +3 -3 मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। 4 कूलाम हो गया, 7 कूलाम हो गया। तो ये 4 और 7 क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसके साथ जो साइन लगेंगे वो मैग्नीट्यूड में आएंगे, डायरेक्शन नहीं है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, ऐसा कुछ हमें चार्ज में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसके बाद हम अभी Q = NE वाले जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को आपको पॉज करके नोट्स को लिख लेना था। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में और बात करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में हम और बात करते हैं। Q = NE, अभी आपने देखा था Q = NE। N क्या है, इंटीजर, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम चार्ज। ठीक है, एन क्या होता है इंटीजर होता है, इंटीजर। क्यू क्या होता है चार्ज होता है। ठीक, क्यू हो गया चार्ज, एन हो गया इंटीजर। क्यू हो गया चार्ज, एन हो गया इंटीजर, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ड्यू टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज निकालना है। तो हमें क्या करना है, क्यू निकालना है, एन और ई। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और एन एक इंटीजर था। एन क्या रिप्रेजेंट करता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या रिप्रेजेंट करता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना इंटीजर जो एन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण चार्ज कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज। ठीक है, इस क्वेश्चन का इजी सा जवाब था। और कुछ एक सवाल करके देखते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। तो अगला सवाल है फाइंड द चार्ज ड्यू टू 838 इलेक्ट्रॉन्स। 838 इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एन 1838 1838। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। तो इसको जब आप इंटू कर दोगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएंगे। ठीक, कितना चार्ज होता है। और कुछ चार्ज देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट्स constitute that make 1 coulomb charge, 1 coulomb charge। ठीक है, 1 coulomb चार्ज मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, हिंट में दे देता हूं आपको। Q कितना है 1 coulomb, E कितना है, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आपको निकालना क्या है, एन निकालना है। तो इजी सा सवाल है, ये सवाल आपका होमवर्क रहा। आप करके मुझे आंसर बताना, नहीं तो थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, उससे पहले आप खुद से कोशिश करो इस सवाल को सॉल्व करने का और आंसर देने का। अगर ना नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ ऊपर। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू कितना हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा। एन निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो C से C कट जाएगा,
n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमसे यही पूछा है। ठीक, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये -19 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा, 19, 10⁻+19, ठीक, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो 10/1.6 इंटू 10⁻18 कर दिया मैंने। आप इसे डिवाइड देके देखना कितना आता है, आई होप 6.25 आएगा इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, आप अपना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। सबसे पहले आंसर देखने से पहले आपको खुद सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ना बने तो आप सॉल्यूशन जरूर से देख लें। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उससे घबराना नहीं है और ऐसे क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और क्या क्या दिया गया है हमारे पास वो देखना है। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं और तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, हेडिंग में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जिसे हम इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस कहेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कंडक्टर जिसे कि हम मेटल्स भी कहते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर जिसे हम नॉन मेटल भी कहते हैं। तीसरा होता है कंडक्टर इंसुलेटर, तीसरा होता है मेटलॉइड्स। जिसे हम सेमीकंडक्टर के भी नाम से जानते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर मीन्स हाफ। कंडक्टर अभी जो शुरू में हमने देखा था सेमीकंडक्टर, ठीक, मतलब हाफ कंडक्टर की तरह जो काम करे। तो देखते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं, अभी आप समझो, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पा रहा है। कोई एक सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इजीली फ्लो कर पा रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, कंडक्टर कह देंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इजीली फ्लो हो पा रहा है। यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इजीली फ्लो कर पा रहा है, उसे हम कह देंगे कंडक्टर। इंसुलेटर कैसा सब्सटेंस होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो ना कर पाए। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक गया, फिर रुक गया, इसके आगे ये फ्लो नहीं कर पा रहा है, या थोड़ी दूर गया फिर रुक गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे सही से फ्लो ना हो पाए उसमें रेसिस्टेंस देखने को मिले। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, मतलब उसका विरोध हो। ठीक है, उसका विरोध हो, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने ना दिया जाए, तो उसे कहते हैं इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे फ्लो करने ना दे, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने दे दे उसे हम कहते हैं कंडक्टर। और मेटलॉइड्स किसको कहते हैं, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, कंडक्टर का भी प्रॉपर्टी शो करे और इंसुलेटर का भी प्रॉपर्टी शो करे, उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। तो अभी हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। आप चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए अभी आप डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मटेरियल विच अलाउ और परमिट, ठीक है, जो परमिट दे दे इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू इट, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का परमिट दे दे उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर कौन होगा, मटेरियल या मटेरियल्स विच डोंट allow or permit electrons
electrons to flow through it. फ्लो थ्रू इट। मेटलॉइड्स किसको बोलेंगे? मेटलॉइड्स जिसका प्रॉपर्टी किसके किसके बीच में हो? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो। तो मेटलॉइड्स आर दो सब्सटेंसेस whose properties lies between metals and non-metals। metals और नॉन मेटल मीन्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर, या फिर और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में जिसके प्रॉपर्टी लाई करे। तो कंडक्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड etc। ठीक है, इंसुलेटर क्या हो जाएगा? इंसुलेटर का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? प्लास्टिक ले सकते हैं, है ना, वुड ले सकते हैं, प्लास्टिक, वुड। और हम इंसुलेटर के एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? क्लॉथ ले सकते हैं, कपड़ा जो होता है वो भी एक इंसुलेटर होता है। ठीक, ग्लास। और सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्टिंग होता है, सिलिकॉन हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, ठीक है, आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल हो जाते हैं मेटलॉइड्स के। ठीक है, और बात करते हैं कि आपसे अगर मैं पूछूं कि 5 ऐसे सब्सटेंस का नाम बोलो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दिखाए, तो कंडक्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो कर पाए। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना, मतलब फ्लो करना। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी इसे समझ सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई हो उसे हम क्या बोल देंगे? कंडक्टर। जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो हो, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? इंसुलेटर। और जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो उसे हम क्या बोल देंगे? सेमी कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी आप समझोगे कि इलेक्ट्रिसिटी को ही क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, इट इज जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहा है वही होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होता है। ठीक, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होता है? हाई होता है। ठीक, और इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होता है। दैट मीन्स इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक, और मेटलॉइड्स या सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो। क्लियर बात? तो इसी को अभी हम लिखते हैं कि कंडक्टर आर दो सब्सटेंस या those material which have high electrical conductivity, वहीं पे इंसुलेटर क्या होता है? आर those substance which have low electrical conductivity। मेटलॉइड्स किसे बोल देंगे? आर दो substances which have electrical conductivity between
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर के बीच में जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो उसे हम क्या कह देते हैं, मेटलॉइड्स कह देते हैं। अभी शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 5 ऐसे सब्सटेंस का नाम बोलो जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई हो। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा हो, हाई हो। तो कौन कौन से 5 ऐसे सब्सटेंस हो जाएंगे? सिल्वर हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, और क्या होगा, स्टील बोल सकते हैं, कॉपर बोल सकते हैं, बहुत सारे हैं, कॉपर, स्टील, और एक क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, प्योर वाटर नहीं, सी वाटर या टैप वाटर बोल लो, वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका कैसा होता है। प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है। ठीक, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, याद रखना। ठीक, बट सी वाटर जो होगा उसमें बहुत तरह के इम्प्योरिटीज घुले हुए होते हैं, तो वो कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, या टैप वाटर में भी इम्प्योरिटी होता है, इसलिए वो कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक, अभी हम 5 ऐसे सब्सटेंस भी मैं आपसे पूछता हूँ, 5 ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो हो। तो आप क्या बोलोगे? पहला तो अपने अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हो, और जो मेरे 5 आंसर हैं वो है रबर, ग्लास, ड्राई वुड, सूखी हुई लकड़ी, ड्राई वुड, डायमंड, ऑयल। ठीक है, डायमंड भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है, डायमंड, हीरा। ठीक है, डायमंड, ऑयल, ठीक है, कोई भी ऑयल ले लो, वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक, तो ये 5 ऐसे सब्सटेंस हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है। रबर, ग्लास, ड्राई वुड, डायमंड, ऑयल, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है। ये ऐसे 5 सब्सटेंस है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं, अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर का जो हेडिंग था इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो रेट ऑफ फ्लो हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉपर का वायर है। ठीक, ये क्या है, एक कॉपर का वायर। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहा है इधर आगे की ओर इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज। तो ये चार्ज टाइम के साथ आगे की ओर फ्लो करेगा। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है, जो चैप्टर का अपना हेडिंग था इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा जो चैप्टर का हेडिंग था इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, जो हमारे घर में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से चीज़ों को दूसरे जगह ले जाने में भी हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ट्रेन देखा होगा आजकल आपने, किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। छोटे छोटे जो टोटो या ई रिक्शा होते हैं वो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। फैंस, हमारे घर में जो फैन होता है, फैन ऊपर सीलिंग फैन हो गया या टेबल फैन हो गया, वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हम क्या देख चुके हैं, चार्ज के बारे में देख चुके हैं। किसके बारे में देख चुके हैं, चार्ज के बारे में देख चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उससे पहले, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक। मान लीजिए ये आपके पास कोई एक कंडक्टर है या मेटल का वायर है, ठीक है। ये क्या है? मेटल का वायर है। ये क्या है? मेटल का वायर है। ये क्या है? मेटल का वायर। अब मेटल है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक चीज याद रखना है कि कोई भी मेटल्स या कंडक्टर जो होता है उसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल मीन्स कंडक्टर, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेगा आगे की ओर या कहीं कोई भी डायरेक्शन में हम मान लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, इसी फ्लो को हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना इस पे। इस एक इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इतना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, ठीक। नेगेटिव लगता है इसके आगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। नेगेटिव क्या दिखाता है कि ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव क्या दिखाता है? ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, ठीक। तो जब इलेक्ट्रिक करंट या जब हाँ, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं हम ये समझ रहे थे ना। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है, कंडक्टर के थ्रू, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू या फिर इसके मोशन को, मोशन ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज को हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। या फिर इसे और एक तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, कुछ टाइम में यहाँ पे पहुंचेगा, कुछ टाइम में यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो समय के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहा है, इसी को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इलेक्ट्रिक करंट के अभी मैंने बहुत सारे डेफिनेशन बता दिए, आप ये डायग्राम जरूर से बना लेना, ठीक। मैं वापिस ये डायग्राम बना दूंगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे हम कह देते हैं? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज जैसे ये कोई मेटल का वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इधर की ओर फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है। तो कुछ टाइम में फ्लो कर रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं t=0 पे यहाँ पे था, ठीक। t=2 सेकेंड पे ये यहाँ पे आया। तो किस रेट से? रेट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चल रहा है। मान लो आप मार्केट गए, मार्केट में आपको आलू लेना है, तो आप क्या पूछते हो कि आलू का क्या रेट चल रहा है, मतलब उस टाइम आलू का क्या, हाँ, आलू का क्या वैल्यू चल रहा है, कितना हमें पैसे देने होंगे 1 kg आलू के लिए। तो उस टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना। तो t=0 से t=2 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो ये रेट हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसे आप एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि मोशन ऑफ चार्ज या चार्ज्ड पार्टिकल थ्रू आउट द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू आउट द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। इसी बात को, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का, आप इसे लिख लो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? जैसे चार्ज का सिंबल क्या होता था? चार्ज का सिंबल क्या होता था? अगर आपको याद हो तो चार्ज का सिंबल हो जाता था कैपिटल Q या स्मॉल q,
ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या हो जाता है, आई, कैपिटल आई। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या हो जाता है, आई हो जाता है, कैपिटल आई। ठीक है, इससे आगे बढ़ के बात करते हैं। अभी ये डेफिनेशन था, आपको वीडियो को पॉज करना है, चीज़ों को नोट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। मान लीजिए चार्ज यहाँ पे रुका हुआ है, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, देन इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। ठीक है, चार्ज रेस्ट पे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल मोशन ही नहीं कर रहा है तो करंट होगा क्या, नहीं होगा ना। चार्ज पार्टिकल अगर मोशन ही नहीं कर रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई भी प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस चार्ज ही होगा, प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है। तो चार्ज इज इन मोशन, चार्ज इज इन मोशन, देन देयर विल बी करंट। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक करंट विल बी फॉलो। इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज टाइम के साथ जो फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स टाइम के साथ जो फ्लो कर रहा है उसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज मोशन ऑफ चार्ज। अब मोशन ही, ये मूव ही नहीं करेगा चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब मान लेते हैं चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज इज मोशन, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, कोई भी वेलोसिटी के साथ। ठीक, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कोई भी वेलोसिटी के साथ, देन देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट विच विल बी फ्लो। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर। ठीक है, सॉरी, चार्ज का फॉर्मूला तो हमने देखा Q इज इक्वल टू एन ही होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल क्या था, आई। ये क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। क्यू क्या है, चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। ठीक, क्यू क्या है, चार्ज है, आई क्या है, करंट है। ठीक, तो क्यू चार्ज हो गया, टी क्या हो गया, टाइम हो गया, आई क्या हो गया, करंट हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के फ्लो करने का रेट, रेट मीन्स टाइम। अभी मैंने आपको समझा था ना कुछ देर पहले, रेट क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि कैसे आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से ही ये आता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करने का रेट, रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज नथिंग बट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज नथिंग बट एम्पियर।
SI यूनिट ऑफ करंट इज नथिंग बट एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या हो जाता है? ए। जैसे SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या था? SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या था? कूलाम था ना। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है। 1 एम्पियर को अगर हमें डिफाइन करना हो, 1 एम्पियर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, इन 1 सेकेंड। वापिस से मैं डेफिनेशन बोल देता हूं कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मैं लिख भी देता हूं नीचे। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट when 1 कूलम of electric charge flow through conductor in 1 सेकेंड। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है। ठीक, इस कंडक्टर से 1 कूलम, कितना? 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में। टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसी को हम क्या कह देंगे? कितना अमाउंट फ्लो किया उसी अमाउंट को हम कह देते हैं 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है जब 1 कूलम चार्ज कोई कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वही हो जाता है 1 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखने वाले हैं जो इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड होंगे, और अभी जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे रिलेटेड होंगे क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन करते हुए आगे डील करना है। क्वेश्चन को देखते ही मैं क्वेश्चन पहले लिख दूंगा, आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ए चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन है ए चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्लो थ्रू ए कंडक्टर for 20 minutes या 10 minutes, for 10 minutes calculate the current flow through conductor। कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। तो अपने पास क्या है ये देखते हैं। गिवन क्या क्या है? जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल मिले कोशिश आपको दो चीज़ों का करना है। पहले तो गिवन लिख ले, हर एक लाइन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम गिवन बना सकते हैं। दूसरा, अगर ग्राफ बन सके तो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो चार्ज कितना है यहाँ पे? पहले लाइन में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, टाइम कितना है? 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स। ठीक, कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट का सिंबल क्या हो जाता है? आई। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है,
टी क्या है, टाइम, क्यू क्या है, चार्ज। तो चार्ज तो अपने पास 20 कूलाम दिया हुआ है, ठीक। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स, ठीक। एक चीज ध्यान में रखना है कि टाइम को कभी भी मिनट में नहीं लेना है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, सेकेंड। सिंस SI unit of time is second, therefore इस मिनट वाले चीज को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 मिनट कितने सेकंड के बराबर हो जाएगा, 10 इंटू 60 सेकेंड, कितना हो गया भैया, 600 सेकेंड, है ना, 600 सेकेंड। तो अब अगर हम आई निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है, 20 कूलाम, टाइम कितना है, 600 सेकेंड। तो C अपॉन एस क्या हो जाता था, अगर आपको याद हो तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। तो C अपॉन एस विल बी एम्पियर। तो 20 अपॉन 600 विल बी C अपॉन एस कितना हो जाएगा, एम्पियर। तो इसे आप डिवाइड दे दो, 1 अपॉन 30 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर वाला बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड। तो यहाँ पे C अपॉन एस की जगह पे मैंने एम्पियर लिख दिया। 20 अपॉन 600 को अगर हम डिवाइड देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 30 बार में, है ना। तो 1 अपॉन 30 एम्पियर हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, व्हेन इफ द electric current of 800 ampere flow in a wire for 5 minutes, then calculate the electric charge flowing through the wire, ठीक है। अगला सवाल क्या है, हाँ? अगला सवाल है, अच्छे से देखिएगा इस सवाल को। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर (800 एम्पियर फॉर 5 minutes, ठीक है। then calculate या find the charge flow through the wire। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर इज 800 एम्पियर। अपने पास करंट कितना दे रहा है, गिवन क्या है, 800 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितना है, 5 मिनट्स। आपको अभी मैंने बताया कि टाइम को हमेशा किस में कर लेना, सेकंड में कर लेना। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो यहाँ पे कितने सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड, ठीक। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ये गिवन है। हमें क्या निकालना, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द वायर। चार्ज इज इक्वल टू क्यू निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, ठीक है। आई टी इट, क्यू इज इक्वल टू इट। तो आई कितना हो जाएगा, 800 एम्पियर है, ठीक है। टी कितना है, 300 सेकेंड। तो सेकेंड में हमने कर ही दिया है, तो 18, ये इतना कूलाम हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर्स में हम वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।